कहते हैं माफी ताकतवर लोगों का हथियार है, क्योंकि सिर्फ ताकतवर लोग ही गलती करने वालों को माफ कर सकते हैं। लेकिन अपने नाना के आगे आंखों में गुस्से की ज्वाला लिए रुद्रा किसी भी हालत में अपने नाना को माफ करने वाला नहीं था, और ये बात उसके नाना भी अच्छे से जानते थे। इसीलिए नाना ने हिचकते हुए कहा, हाँ ये सच है, उस रात तुमने अपनी माँ को गाड़ी से निकाल लिया था। नाना ने इतना कहा ही था कि रुद्र गरजा, तो आज तक आपने मुझे ये सच क्यों नहीं बताया? और अगर मेरी माँ उस रात नहीं मरी थी तो अब वो कहाँ है? मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब तुमको पहले ही बता देना चाहिए था। रुद्रा ने कुछ नहीं कहा सिवाय गुस्से में लाल अपनी आंखों के साथ नाना को घूरने के। नाना गुस्से में लाल हुई रुद्रा की आंखों को देखकर सहमते होठों के साथ बोला, उस रात तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट बस एक हादसा नहीं था, लोगों की भीड़ ने तुम पर हमला किया था। नाना का जवाब रुद्रा पर किसी बॉम्ब की तरह फूटा और रुद्रा बिल्कुल सुन्न रह गया। उस रात अपनी माँ को गाड़ी से निकालने के बाद तुम बेहोश हो गए थे और तभी वहां उन हमलावर लोगों की भीड़ आ गई और तुम्हारी माँ को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जिसके बाद तुम्हारी माँ कभी भी नहीं मिली। रुद्रा, कौन थे वो लोग? रुद्रा चिल्लाया। वो नाना बोलते बोलते चुप हो गए। कौन थे वो लोग? रुद्रा ने फिर से जोर से कहा, उस रात पूरा शहर हिंदू मुस्लिम के दंगों की आग में जल रहा था और वो लोग भी उसी आग का हिस्सा थे। आपका मतलब है मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार इसी शहर के लोग हैं, जिन्हें मैं इतने सालों से बचाता आया हूँ? रुद्रा ने हैरानी और गुस्से के साथ कहा, कुछ दंगाइयों के लिए पूरे शहर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन रुद्रा अब अंदर से पूरी तरह से हिल चुका था, क्योंकि अब उसे अपनी सारी जिंदगी ही झूठी और खोखली नजर आ रही थी। क्योंकि जो लोग उसकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें ही बचाने की कसम उसने अपने नाना के कहने पर खाई थी, और यही बात उसे अब अंदर से खा रही थी। ये बात जानने के बाद रुद्रा जैसे किसी अंधेरे से भरे हुए कुएं में जा गिरा और वो चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया, और पूरे घर में एक अलग ही मनहूस खामोशी ने अपना घर बना लिया। कई दिनों तक नाना ने भी इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब हफ्ते महीनों में बदलने लगे तो नाना ने कई बार रुद्रा से बात करने की कोशिश की, लेकिन रुद्रा ने सिवाय खामोशी के अपने नाना को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक रात रुद्रा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, और रुद्रा ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक आदमी सीधा उसके पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, प्लीज प्लीज करीमा को बचा लो प्लीज। रोता हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि रुद्रा के नाना का दोस्त सेठी था, जिसकी बेटी गरिमा को रुद्रा भी अच्छे से जानता था। आप पहले शांत हो जाइए अंकल जी, और मुझे ठीक से बताइए कि असल में क्या हुआ है। रुद्रा ने सेठी अंकल को उठाते हुए कहा, नहीं, तुम पहले वादा करो कि तुम मेरी बेटी को वापस जरूर लाओगे, वादा करो। सेठी अंकल ने गिड़गिड़ाते हुए रुद्रा को कहा, गरिमा की जगह अगर कोई और होता तो रुद्रा मना कर देता, क्योंकि गरिमा की शादी होने से पहले गरिमा उसकी अच्छी दोस्त थी। इसीलिए रुद्रा ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब बोलो सेठी अंकल, गरिमा को क्या हुआ है? रुद्रा, गरिमा घर से चली गई है और मुझे लगता है कि वो अब जिंदा लौटकर नहीं आने वाली। पर आपको ऐसा क्यों लगता है अंकल जी, ये तो बताइए। रुद्रा ने जोर देते हुए पूछा, पिछले साल गरिमा और मेरा दामाद राजीव हनीमून मनाने उत्तराखंड की रूपकुंड झील पर गए थे, जहां ना जाने क्या हुआ, राजीव की मौत हो गई और मेरी बेटी लापता हो गई। और जब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए तब मैंने खुद अपनी बेटी को हिमालय की बर्फीली घाटियों में ढूंढने का जिम्मा उठाया। और कुछ हफ्तों बाद जब मुझे गरिमा मिली तो उसकी हालत बिल्कुल बदतर हो चुकी थी। वो लगभग पागल हो चुकी थी।
मैं किसी तरह से उसे वापस अपने साथ दिल्ली ले आया और उसका महीनों तक इलाज करवाया, जिसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन ना जाने कुछ दिनों पहले उसे एकदम से क्या हुआ, वो फिर से उसी झील पर जाने की जिद करने लगी। लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। लेकिन कल रात को बिना बताए घर से चली गई और मुझे पक्का यकीन है वो उसी शापित रूपकुंड झील पर गई है। लेकिन वो वहां करने क्या गई है? वो मुझे नहीं पता रुद्रा, लेकिन इतना जरूर पता है अगर उसे तुम वापस नहीं लेकर आए तो वो जिंदा नहीं बचने वाली, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में हिमालय में बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद वहां से वापस आना नामुमकिन होगा। इसीलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें आज ही रूपकुंड झील के लिए निकलना होगा। ठीक है सेठी अंकल, रुद्रा ने जवाब दिया और वो रूपकुंड झील के लिए निकल गया। रूपकुंड की झील हरिद्वार से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां कर्णप्रयाग होते हुए बगड़गाड़ तक बस या कार द्वारा सफर किया जा सकता है और फिर कर्णप्रयाग से आगे पिंडारी नदी के किनारे किनारे 13 किलोमीटर बकरीगढ़ का कच्चा रास्ता है, जो रूपकुंड पहुंचने का आखिरी बस स्टेशन है, जहां से रूपकुंड तक 41 किलोमीटर तक पैदल चलकर ही रूपकुंड की झील तक जाया जा सकता है और जहां पोर्टर गाइड मिल जाते हैं। लेकिन रुद्रा की बात सुनकर सारे पोर्टर गाइड्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो रुद्रा वहां मौजूद एक आखिरी गाइड के पास गया और रुद्रा की बातें सुनकर वो गाइड बोला, साहब आप पागल तो नहीं हो गए हो? सितंबर का लास्ट चल रहा है, बर्फबारी शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। वहां इस समय जाना मौत को बुलावा देना है। लाख समझाने और पैसे का लालच देने के बाद भी जब वो आखिरी गाइड भी रूपकुंड झील तक जाने को तैयार नहीं हुआ, तो रुद्रा समझ गया कि उसे अब अकेले रूपकुंड की झील तक जाना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपने फोन में गरिमा का फोटो दिखाते हुए उस गाइड से पूछा, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? गरिमा की तस्वीर देखते ही वो गाइड बोला, अरे ये तो वही पागल लड़की है। तुम जानते हो इसे? हाँ साहब, यह कुछ दिनों पहले आपके जैसे ही रूपकुंड झील पर जाने के लिए मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद ये अकेले ही रूपकुंड झील के लिए निकल गई। गाइड की बातों ने रुद्रा के जहन में डर पैदा कर दिया था और उसे लग रहा था कि क्या उसने यहाँ आने में देर तो नहीं करती। इसीलिए वो गाइड की बातें सुनते ही अपना बैग पैक करके और ट्रैकिंग का सामान लेकर वहां से रूपकुंड के लिए निकल गया। कई घंटों के सफर के बाद भी जब वो झील तक नहीं पहुंचा, तो रुद्रा ने डूबते हुए सूरज की रोशनी में नक्शे को देखते हुए अपने आप से कहा, लगता है मुझे आज की रात यहीं कैंप लगाना पड़ेगा। और रुद्रा ने ठीक ठाक जगह देखकर वहीं कैंप लगा दिया। और रुद्रा कैंप लगाकर नींद के सागर में डूबा ही था कि आधी दर्द में कहराती चीखों ने उसकी नींद को तोड़ दिया। ये आवाज कैसी थी? रुद्रा हड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला और जल्दी से अपने कैंप से बाहर निकला, लेकिन सिवाय बर्फीली चोटियों और कोहरे के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आया। शायद मेरे कान बच रहे हैं, रुद्रा ने अपने आप से कहा और फिर से वो कैंप में वापस आ गया। लेकिन उसे अब अंदाजा हो गया था कि पक्का यहाँ कुछ ना कुछ अजीब जरूर है। पर गरिमा की जान दांव पर थी और वापस जाने का सवाल ही नहीं था। इसीलिए रुद्रा बिना ज्यादा कुछ सोचे सुबह होते ही झील के लिए निकल गया। और कुछ घंटों के सफर के बाद रुद्रा की आंखें रूपकुंड की झील को देखकर चमक उठी। लेकिन रुद्रा ने जितना सोचा था उससे वो शापित झील काफी ज्यादा रहस्यमयी और अजीब थी, क्योंकि उस झील के अंदर और उसके आसपास सैकड़ों की संख्या में मानव कंकाल मौजूद थे और जिन्हें देखकर रुद्रा अंदर से पूरी तरह से हिल गया था। लेकिन गरिमा का वहां कोई नामो निशान नहीं था। इसीलिए रुद्रा ने झील का एक चक्कर लगाने का फैसला किया और तभी झील के दूसरे कोने पर उसे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक कैंप दिखाई दिया। हो ना हो ये पक्का गरिमा का ही कैंप है, रुद्रा ने अपने आप को कहा और तेजी से कैंप की तरफ दौड़ा। और जैसे ही वो कैंप में घुसा, उसका सर चकरा गया। कैंप में गरिमा तो नहीं थी, पर उसकी जगह पर वहां एक मानव कंकाल पड़ा था और साथ में वहां लड़कियों के कपड़े और कुछ खाने का सामान भी मौजूद था। ये देख रुद्रा का हलक सूख गया और उसे डर लगा कि कहीं उसने यहाँ आने में देर तो नहीं कर दी।
और कहीं ये कंकाल गरिमा का तो नहीं है। तभी इसी बीच रुद्रा को बाहर किसी के पैरों की हलचल सुनाई दी और रुद्रा जैसे ही कैंप से बाहर निकला उसने देखा कि गरिमा उसके सामने हाथों में लकड़ियां लिए खड़ी थी। रुद्रा को वहां देखकर गरिमा शायद अंदर से स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने अपनी हैरानी को रुद्रा पर जाहिर नहीं होने दिया और वो चुपचाप रुद्रा के बाजू से ऐसे गुजर गई मानो जैसे रुद्रा का कोई वजूद ही ना हो। गरिमा के ऐसे रिएक्शन को देखकर रुद्रा बोला, गरिमा, मैं तुम्हें वापस ले जाने आए हो? गरिमा ने रुद्रा की बात पूरी करते हुए कहा और रुद्रा ने गर्दन हिला दी। तो जान लो, मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाने वाली। और इतना कहकर गरिमा ने कैंप के बाहर लकड़ियां पटक दी। गरिमा के हाव भाव देखकर रुद्रा को अब तक समझ में आ चुका था कि इतनी आसानी से गरिमा उसके साथ नहीं जाने वाली और जबरदस्ती करने का कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए रुद्रा ने फिर से कोशिश करते हुए कहा, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहती? और वैसे भी तुम इस भीड़ में यहाँ अकेली कर क्या रही हो? गरिमा ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा कैंप में घुस गई और कैंप से एक बर्तन, 2 अंडे और एक माचिस ले आई। ये देख रुद्रा फिर से बोला, गरिमा, कुछ तो कहो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? और इस बार भी गरिमा के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। गरिमा ने माचिस की तीली को घिसा और आग की लपटें प्रकट हो गई, जिस पर उसने उस बर्तन को रख दिया और वो ऑमलेट बनाने में लग गई। रुद्रा ने फिर से कोशिश करते हुए कहा, देखो गरिमा, 1 साल पहले यहाँ तुम्हारे और राजीव के साथ जो कुछ भी हुआ। इससे पहले कि रुद्रा बात खत्म कर पाता, गरिमा ने वो बर्तन चिल्लाते हुए रुद्रा के ऊपर दे मारा और वो गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में बात करने की? और वो सीधा अपने कैंप में जा घुसी। गर्म बर्तन ने रुद्रा को चोट पहुंचाई हो या ना पहुंचाई हो, पर अब उसका अहंकार उसके आगे आ चुका था। ये क्या फालतूपना है? मैं तो इसे यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। रुद्रा अपने आप से बोला, ठीक है, मरो यहीं पर। और इतना कहकर रुद्रा ने अपना बैग उठाया और वहां से चल दिया। लेकिन जैसे ही दिन की रोशनी कम हुई, रुद्रा का गुस्सा भी कम हो गया और रुद्रा सोचने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? सेठी अंकल को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। चाहे जो भी हो, गरिमा कभी मेरी दोस्त थी। मैं उसे यहाँ अकेले छोड़कर वापस नहीं जा सकता। और रुद्रा ने पैरों को फिर से उल्टा मोड़ दिया और वापस रूपकुंड झील की तरफ चल दिया। लेकिन अब तक वो रूपकुंड झील से काफी दूर जा चुका था और इसीलिए रूपकुंड झील तक वापस जाते जाते तारे भी उसके साथ हो लिए। लेकिन जैसे ही वो रूपकुंड झील पर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अलग ही सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अब वहां ना तो उन सैकड़ों इंसानी कंकालों का ढेर था और ना ही रूपकुंड की झील पर अब वो अजीब खामोशी थी। रुद्रा की आंखों के सामने इंसानों की पूरी टोली मौजूद थी, जो नाच रहे थे, शराब पी रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सारे के सारे इंसान बिल्कुल अजीब थे, क्योंकि उन सभी लोगों ने पुराने समय के कपड़े पहने थे। उन्हें देखकर ये लग रहा था मानो जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आए थे। अब ये लोग कौन हैं और यहाँ हो क्या रहा है? और गरिमा कहाँ है? कौन थे ये लोग और रूपकुंड की झील के पास क्या कर रहे थे? और वो सारे कंकाल और गरिमा कहाँ गायब हो गई? क्या है रूपकुंड की शापित झील का रहस्य और गरिमा का इससे क्या लेना देना है? जानने के लिए सुनिए हमारी सीरीज का अगला एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर।